नमस्कार। कल किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो रहा है और इस वक्त गाजीपुर में हलचल बहुत तेज है। फिर एक बार योगी की पुलिस और किसान आमने सामने हैं, लेकिन चैलेंज एक नहीं दो हैं। बॉर्डर पर नहीं, गांव-गांव के अंदर, खासकर मुस्लिम टोलों में एक नया ही ऑर्डर चल रहा है। पर्दे के पीछे वीडियो के जरिए कुछ मौलाना, कुछ मुस्लिम नेता भड़काने की कोशिशें कर रहे हैं। 2 साल पहले का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। बहुत चालाकी से एक झटके में CAA NRC का जुमला फिर से फैला दिया जाता है। मुसलमानों को डराने की अलग अलग तरीके से कोशिश हो रही है। कोई मौलाना मोदी का डर दिखाता है, कोई मौलाना योगी का डर दिखाता है। इन गलियों में जो चल रहा है उस पर लगातार हमारी नजर है और आज हम एक नया खुलासा करने जा रहे हैं आपके सामने। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कत्ल हो रहे, कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो रहे, बेकसूरों की हत्या हो रही। इस मुल्क में मॉब लिंचिंग नहीं होती थी। पहला वाकया हुआ था दादरी के अंदर और उसके बाद मॉब लिंचिंग के कितने वाकयात हुए। जेलों के अंदर मुसलमान कैदी को इस तरीके से साजिश करके मार दिया जाता है। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये कुतुब मीनार तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है, ये हमारी बपौती है। ये हमने दिया है। हिंदुस्तान की जो निशानियां हैं वो हमारी तो है। आज चार तरफ त्रिपुरा का वाकया आप देख रहे हैं। मसाजिद को वहां जलाया जा रहा है, मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। उनका जुर्म क्या है? ये जालिम हुक्मरान जो हुकूमत की कुर्सियों पर, जो ओहदों की कुर्सियों पर ये जालिम जो बैठे हुए हैं, जो हुकूमत के नशे में चूर है, मदहोश है, पागल है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। इंसानियत का गला घूटा जा रहा है। अरे एक को मारोगे, एक को मारोगे पैदा दूसरा हो जाएगा। कत्ल यूं ही बेगुनाहों का अगर होता रहा, पूरा पूरा यूपी में चुनाव है, क्या इसीलिए माहौल इतना भड़काऊ है? मोदी और योगी विरोधी नारेबाजी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार तक, कोल्ड ब्लडेड मर्डर से लेकर मॉब लिंचिंग तक, त्रिपुरा से लेकर दादरी तक, पुराने डायलॉग्स में नया जहर भरा जा रहा है। हर रोज नए नए वीडियो बन रहे हैं, पुराने वीडियोस को नई तारीखों के साथ परोसा जा रहा है। सब कुछ प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी के साथ हो रहा है। यूपी के एक लोकेशन पर बंद कमरे में मीटिंग्स होती हैं, कुर्सी से गिराने की बातें कही जाती हैं, धार्मिक एंगल डाला जाता है और यही वीडियो सबके मोबाइल पर पहुंचा दिया जाता है। गौर से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है। आज आलम ये हो गया है कि आज हुकूमत की निगरानी में जब से हिंदुस्तान जब बसा है, या जब से दुनिया बसी है, या जब से मेरे सरकार तशरीफ लाए है, आज तक कभी सरकार की ऐसी गुस्ताखी नहीं हुई है जैसी इस दौर में हो रही है सरकार की शान में। वजह ये किसी भी तरीके से इन्हें तोड़ दिया जाए। आज कैसा दौर आ गया है कि हमारी मस्जिदों को ढाया जा रहा है, कुरान पाक की बेइज्जती की जा रही है, नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं। और सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं हो रहा है, मुसलमानों पर तो हो ही रहा है। टारगेट हम है, लेकिन उसके साथ साथ जो गैर हैं, जैसे कि हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, इन लोगों पर भी जुल्म हो रहा है जो नीचे जाती है। हम दिखाएं कि अगर हम तुम्हारी फुल बहुमत से सरकार बना भी सकते हैं, अगर यही गरीब तबका चाहे तो हम तुम्हें कुर्सी से उतार भी सकते हैं।
उन्हें कुर्सी में बैठाना भी जानते हैं और कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में सबके मोबाइल पर एक नहीं अलग अलग लोकेशंस के वीडियो पहुंच रहे हैं। हर वीडियो में मुसलमान खतरे में है कि स्क्रिप्ट फिट की जाती है और मुसलमान भाइयों को बहकाने का भड़काने का प्रोग्राम यूं ही नॉन स्टॉप शुरू हो जाता है और जानबूझकर बड़ी चालाकी से मोदी विरोधी एजेंडा चलाया जाता है। जब भी दुनिया में इस धरती पर जालिमों के जुल्म बढ़े हैं, उन जालिमों को तबाह बर्बाद करने के लिए रब्बुल आलमीन ने किसी न किसी को मूसा की शक्ल में भेजा है, कभी अबाबील की शक्ल में भेजा। मुसलमानों, जरूरत है सुधरने की, संभलने की, समझने की, हालात को पढ़ने की, हालात का जायजा लेने की। यह वक्त मदहोश रहने का नहीं, ये वक्त सोने का नहीं, गफलत में पड़ने का नहीं। हिंदुस्तान में मोदी सरकार जब से आई है, न जाने कितने लोग किसान यूनियन और दीगर क्या नाम है तंजीमें प्रोटेस्ट कर रहे, आवाजें कर लगा रहे हैं, उठा रहे। ऐसे मुजाहिरात का कुछ असर दिख रहा है? और इतने ज्यादा चीखने से बेहतर, प्रोटेस्ट और मुजाहिरात से बेहतर उर्स वाले को मनाते जो रूठ चुका है, जो नाराज हो चुका है, उसको मनाने में ये वक्त लगा देते। अल्लाह की कसम, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाता। जेल में घुस दिए जाओगे, कितना याद रखना। मैं बात इस चेहरे को तो आप पहचानते ही होंगे, मौलाना जरकिस अंसारी। बंगाल चुनाव के वक्त काफी एक्टिव थे, दीदी के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना रहे थे। आज भी इनकी जुबान पर दीदी का नाम आ ही जाता है। ममता का मौलाना फिर उछालेगा, वो कहेगा और फिर यूपी का माहौल खराब करेगा। आप लोग ज्यादा खराब करवाते हैं। अल्लाह करे कि यूपी के अंदर सेकुलर पार्टी आ जाए। मगर अब ऐसा लग रहा है कि बंगाल के बाद मौलाना साहब का नया लोकेशन यूपी है। ये लखनऊ में रहे या ना रहे, लेकिन जहां भी जाते हैं यूपी में योगी को लेकर नई नई कहानी सुनाते हैं। अब इनका एक नया वीडियो वायरल हुआ है। मौलाना साहब ने अखिलेश को ममता की जगह रिप्लेस कर दिया है। खुलकर कहा है कि वो इस बार अखिलेश को सपोर्ट कर रहे हैं और लगे हाथों योगी को लेकर एक अजीबोगरीब कहानी सुनाई है। बड़ा अजीब घिनौना खेल खेला जा रहा है। अभी 10 दिन से मैं किशनगंज में हूँ, किशनगंज के इलाके में, इसी इलाके में, और उससे 2-3 दिन पहले लखनऊ में जहाँ हम रह रहे हैं इस वक्त, हमारे पास योगी के अपने आदमी आए और कहा कि मुझे हेडक्वार्टर से भेजा गया है, यूपी में आप किसका प्रचार करोगे? मैंने कहा इरादा तो अखिलेश का है। कहा कि हमें नहीं पहचान रहे। मैंने कहा आपने बताया ही नहीं। कहा मुझे योगी जी ने भेजा है। मैंने कहा कहिए क्या बात है? कहा उन्होंने कहा कि बीजेपी में आ जाओ। मैंने कहा कब्र खोद रहे हो मेरी? क्या मतलब? मैंने कहा बीजेपी में तो मैं किसी कीमत पे नहीं आ सकता हूँ। क्यों? मैंने कहा कहीं भी अगर एक जगह भी चला गया तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान हमें तलाक दे देगा। तो कहा कि फिर आप मोदी के साथ नहीं आ सकते हैं तो उधर चले जाओ। उधर का मतलब समझ रहे हो ना? आपके यहां पर भी उसने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। आप समझ गए होंगे, नाम नहीं लूंगा। बहुत मुसलमान करता है वो, और मुसलमान ही का कर करके उसने हिंदुओं को एक किया है। कहा कि अगर आप यहां नहीं आ सकते हो तो वहां चले जाओ। हमने कहा उससे आपको फायदा? कहा उसमें तो और फायदा ही फायदा है हमें। या तो यहां आ जाओ और खुल के यहां आओगे तो आपको यूपी का हम पोस्ट दे देंगे, बीजेपी का अध्यक्ष बना देंगे आपको, माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का। और अगर आप यहां नहीं आते हैं तो उधर चले जाओ। फिर आप जितना गाली देना चाहते हो योगी को, मोदी को, आपको कुछ नहीं होने देंगे हम लोग। योगी को लेकर मौलाना साहब की सियासी स्क्रिप्ट में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते। हाँ, आपको ये जरूर बता सकते हैं कि यूपी के मुसलमानों के फोन में इनके जो वायरल वीडियो पहुंच रहे हैं उसमें इनका मैसेज लाउड एंड क्लियर है। यूपी के मुसलमान वोटर्स को बंगाल के मुसलमान वोटर्स के पैटर्न पर ही चलना होगा, तभी तो ये बड़ी चालाकी से हर जलसे में, हर स्पीच में जबरदस्त हिंदू मुसलमान करते दिख जाते हैं। बंगाल से सीधे यूपी तक पहुंच जाते हैं। एक सैंपल देखिए। और बंगाल के मुसलमानों की तरह यूपी के मुसलमान भी अक्लमंदी का सबूत देते हैं। ओफ, कितना दबाव है और कितना प्रेशर है। हम जैसे लोग जो किसी राजनीति पार्टी में नहीं है उनके साथ ये दबाव, ये खेल खेला जा रहा है। बिहार वालों खुशनसीब हो, बंगाल वालों खुशनसीब हो कि तुम्हारे यहां मदरसों पे कोई पाबंदी नहीं है। सरकारी स्कूलों में तुम पढ़ा रहे हो, मदरसे खुले हैं, बंगाल में खुली इजाजत है। हम यूपी वालों से पूछो
हमारे मदरसे बंद किए जा रहे हैं, मदरसों पे छापे मारे जा रहे हैं, मदरसे के उस्तादों पर नजरें रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमारे यूपी के मदारिस को बंद करने की प्लानिंग हो रही है। चुनाव के मौके पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, और देख लीजिए कासगंज यूपी में पुलिस कस्टडी के अंदर एक मुसलमान को मार दिया गया, सिर्फ माहौल बनाने के लिए। यूपी जो चुनाव आ रहा है वो बनाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के और राम मंदिर बनवा रहे हैं अयोध्या में, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। सोशल मीडिया पर इस वक्त मानो ऐसे लोगों की बाढ़ आ गई है। कोई कैमरे पर आता है, पीछे योगी और मोदी की तस्वीर चिपकाता है और एनआरसी एनपीआर के बहाने बीजेपी को हराने की रट लगाने लगता है। यूपी इलेक्शन से पहले जब बीजेपी पूरी तरह से मुस्लिम वोटों को पोलराइज करने के लिए या मुस्लिम वोटों को कॉर्नर करके पूरी हिंदू वोटों को अपनी तरफ एकजा करने की कोशिश कर रही है, यही वजह है कि उसने जो है ज़रई कवानीन को भी वापस लिया है। तो ऐसे हालात में जब एनआरसी और एनपीआर को मुसलमानों से जोड़ करके देखा जाता है, तो क्या इस तरह मुतालबा करके कहीं ऐसा तो ना हो कि जो इसका फायदा पूरी तरह से बीजेपी उठाए। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक, बंगाल से लेकर दिल्ली तक, मौलाना और मुफ्ती ब्रिगेड हर रोज यूट्यूब पे नए नए प्राइम टाइम शोज निकाल रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी उन्हीं में से एक नाम है। जनाब कल प्रधानमंत्री पर बहुत कुछ कह रहे थे और आज उनकी लाइन लेंथ प्योर पॉलिटिकल हो गई है। ये खुद मोदी विरोध की स्क्रिप्ट लिखते हैं और कैमरे पर आकर पढ़ देते हैं। एक रिपोर्ट रोजाना आ रही है मोदी और योगी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ। तलमलाट होती है कि मोदी के ये कितने बड़े दुश्मन हैं। हम मोदी के जाती दुश्मन नहीं है, मोदी के नीतियों के दुश्मन है, क्योंकि हम मुल्क के सच्चे वफादार हैं और मुल्क को बचाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता और प्रेम को बचाना चाहते हैं, नफरतों की घटिया राजनीति के खिलाफ है। जनाब मोदी जी ने ऐलान तो आपने सुन लिया कि उन्होंने ऐलान किया कि मैं तीनों काले कानून वापस ले रहा हूं। मैंने किसानों को समझाने की कोशिश किया, किसान नहीं माने, इसलिए मैं वापस ले रहा हूं। तो मैं पहले दिन से कह रहा था कि यह एक मक्कारी है। जी हां, और बड़े बड़े तमाम लीडरान ने भी अब कह दिया कि यह एक मक्कारी है, यह धोखा है, यह भी 15 लाख की तरह एक बड़ा झूठ है, बड़ा लॉलीपॉप है। लेकिन इतने से मन कहां भरने वाला? जब तक ये हर रोज सीएए वाला एजेंडा ना चलाएं, तब तक इनको चैन कहां आने वाला? गौर से सुनिए, इस नए वीडियो में ये कैसे मुसलमानों को मरने मारने का आइडिया देते दिख रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं, मुसलमानों तैयार हो जाओ। सीएए का खात्मा नहीं होगा, सीएए खत्म नहीं होने वाला है। और अगर मुसलमान खत्म करना चाहते हैं तो फिर वापस मैदान में आ जाएं। और याद रखें कि इतनी जल्दी मोदी वापसी का ऐलान नहीं करेंगे सीएए का। मोदी जी बहुत बड़े दिल के हैं। जी हां, 700 किसानों को पहले उनके घमंड ने मरवा दिया, शहीद करवा दिया। 700 किसान शहीद हुए, तब जाके मोदी जी ने, वो भी स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन देखकर वापसी का ऐलान किया, तीनों काले कानून। तो सीएए के लिए भी आप मुसलमानों को भी तैयार रहना होगा, शहादत देने के लिए भी तैयार रहना होगा, तब जाकर मोदी जी का कलेजे को थोड़ा सा पसीना आएगा, थोड़ा सा उनको नुकसान जब होगा, तब जाकर वो हो सकता है कि सीएए के खात्मे का ऐलान करे। मुफ्ती साहब यही नहीं रुकते, वो कुर्सी से उठते हैं और खड़े खड़े हिंदू आतंकवाद चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। त्रिपुरा से शुरुआत करते हैं और सीधे यूपी तक पहुंच जाते हैं। दंगे फसाद वाले डायलॉग मारते हैं और इशारों में योगी विरोधी माहौल बनाते हैं। गौर से सुनिएगा। त्रिपुरा में हिंदुत्व आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और जिस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में हिंदू आतंकवादियों पर, चाहे वो मॉब लिंचिंग की शक्ल में हत्याएं कर रहे हो या फिर झुंड के झुंड जैसे सुअरों का झुंड आता है और किसी एक निहत्थे को देखकर, दाढ़ी और टोपी देखकर हमला कर देता है, तो उन आतंकियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उत्तर प्रदेश के हालात तो आपको सामने हैं कि कहीं पर भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसका नतीजा जनाब यह निकला कि अब हिंदुत्व आतंकी तंजीमों के, संगठनों के हौसले इतने बुलंद हो गए। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और इलेक्शन में जब तक के दंगे फसाद नहीं होंगे, आप समझ सकते हैं कि एक खास पार्टी को फायदा नहीं मिलेगा। और किसको फायदा मिलेगा इसका मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अब आप भी काफी होशियार हो चुके हैं खबरें देख देख कर।
अब आपको स्टूडियो से बाहर लेकर चलते हैं और इन मौलाना साहब की बातें सुनाते हैं। ये वही जनाब हैं जो पहले मॉब लिंचिंग और कोल्ड ब्लडेड मर्डर वाला डायलॉग मारते हैं और फिर चुपके से मुस्लिम कार्ड खेलते हुए एंटी हिंदू नैरेटिव चलाते हैं। पूरे मुल्क से खबरें आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं। हमारी मुसलमान बहनें नकाब में, पर्दे में हैं और गैरों के साथ उनके साथ शादियां कर रही हैं, उनके साथ भाग रही हैं, अपने बाप की, अपने खानदान की, अपनी कौम की इज्जत का जनाजा निकलवा रही हैं। कोर्ट में बाकायदा दरखास्तें दे रही हैं कि मेरा नाम शबाना था, अब मैं इस्लाम को छोड़ करके फला मजहब कबूल करती हूं, अब मेरा नाम फला फला रख दिया जाए। यूपी का चुनाव हो और ऑल इंडिया लेवल पर मुसलमान ना हो, ये हो ही नहीं सकता। और रिस्क ना तो अखिलेश ले सकते हैं और ना ओवैसी। मसलन AIMIM के लोकसभा सांसद इम्तियाज जलील महाराष्ट्र के शोलापुर में स्पीच देते हैं और आधे घंटे की उस स्पीच के छोटे छोटे हिस्से यूपी में सबके मोबाइल पर डिलीवर होने लगते हैं। इशारा वहां भी होता है, देश का मुसलमान खतरे में है वाला माहौल वहां भी बनाया जाता है। अंदर मजलिस का झंडा लहराएगा। चचा बोले जान की बाजी लगाएंगे। चचा आप जानवान की बाजी मत लगाइएगा, उसमें इलेक्शन का दिन आया बस धपा धप मारिएगा, जहां पतंग नजर आए वहां पर उड़ाइएगा। दोस्तों आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वहां पर हर एक के निशाने के ऊपर अगर कोई है तो हम लोग हैं, चाहे वो सियासी मैदान के ऊपर हो या कोई अलग अलग मुद्दों के ऊपर हो, हर एक के निशाने के ऊपर हम। एक तरह से शोलापुर में भी यूपी के लिए माहौल बनने लगा है, मुस्लिम होने लगा है। ओवैसी भी नॉन स्टॉप यूपी के राउंड लगा रहे हैं। आज ओवैसी का लोकेशन जौनपुर था। ओवैसी ने आज क्या कहा, कैसे योगी पर हमला किया, थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे। मगर उससे पहले ये सुन लीजिए कि जो अखिलेश यूपी में मुस्लिम वोटर्स के भरोसे बैठे हैं, उन्हें कितना बड़ा सेटबैक लगने वाला है। यूपी में नेता सपा और बसपा में भी नहीं थे, वही चूरन बेचने वाले, वही साइकिल चलाने वाले नेता बने हैं। आने वाले वक्त में यह नजाकत अली, महताब चौहान और वकील रशीद साहब यहाँ के नेता होंगे। आपको भी आजम खान, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के रूप में ये तमाम लोग नेता मिलेंगे। आप हमारी पोशाकों पर मन जाए, आप हमारी मजाक करते हैं तो ये मजाक एक दिन आपको बता देगी कि हम वो दीवाने हैं कि जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं अपनी बात करते हैं, लोगों के हकों की बात करते हैं। हम गुलाम नहीं है। अगर ये MP MLA गुलाम ना होते, ये नजाकत अली सीना ठोक कर कहता है, ऐ 64 मुसलमानों, आप समाजवादी सरकार में थे, माननीय मुलायम सिंह यादव के साहबजादे ने 5 वादे किए थे। ठीक है अखिलेश जी, आपने भी हमारे साथ वादा खिलाफी की, मगर मैं उन 64 गुलामों से पूछना चाहता हूं, आप तो सत्ता में थे, आपने हमारे हक की बात क्यों नहीं कही? कुल मिलाकर कहें तो महाराष्ट्र के जलगांव और शोलापुर से लेकर मध्य प्रदेश और लखनऊ से लेकर अलग अलग मौलानाओं के स्टूडियो तक यूपी चुनाव को लेकर जो कमेंट्री चल रही है वो अभी सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर रिलीज होनी बाकी है। ओवैसी आज जौनपुर में थे, राकेश टिकैत हैदराबाद में। ओवैसी के गढ़ से टिकैत हमलावर थे तो यूपी के जौनपुर से भाईजान और ज्यादा। इस समीकरण को थोड़ा गौर से समझिए। आजकल ओवैसी अपनी जेब में कागज लेकर घूमते हैं और इस कागज में मुस्लिम वोट का पूरा हिसाब किताब होता है। टिकैत भी ओवैसी को खुलकर घेर रहे हैं। सुबह गाजीपुर में थे, शाम को हैदराबाद में, सुबह फिर गाजीपुर पहुंच जाएंगे। यूपी का चुनाव फिर उसी डायलॉग पर आ टिका है, यहां गन्ना चलेगा या जिन्ना चलेगा। मुरादाबाद में 51%, रामपुर में 50%, सहारनपुर में 42%, मुजफ्फरनगर में 41%, शामली में 42%, अमरोहा में 41%, मेरठ में 34%। ओवैसी की गाड़ी वहीं रुकती है जहां 100 में से 30 से 40% मुसलमान होते हैं। भाईजान पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहां कहां से पतंग उड़ाएंगे, सब सेट कर दिया है।
आज पूर्वांचल को सेट करने निकले। लखनऊ से बनारस, बनारस से जौनपुर, जौनपुर से गुरैनी में शोषित वंचित समाज का सम्मेलन रखा गया था। ओवैसी पूरे यूपी में शोषित वंचित समाज नाम से सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन भाईजान का फोकस क्लियर है। आपके वोट की अहमियत नहीं रही। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अगर अपने वोट की अहमियत को दिखाना है, अगर आपको अपनी सियासी ताकत को दिखाना है, तो मैं आपको अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तब जाकर आपकी सियासी ताकत नजर आएगी, तब जाकर आपकी सियासी अहमियत नजर आएगी। वरना ये तमाम सियासी पार्टियां ये समझती हैं कि मुसलमान कहां पर जाएगा, ये तो हमारा खैदी है, ये तो हमारा घर का गुलाम है, ये हर हाल में हमको हमारा वोट देगा। आप जिसको वोट दे रहे, बताइए आपने क्या हासिल किया। मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर ठंडे दिल से सोचिए कि आप और हमने क्या हासिल किया। हमारे बच्चे जेलों में भरे हुए, कभी जेल में इनकाउंटर हो जाता है, कभी दहशतगर्दी के नाम पर जेल में झूठे केसों में डाल दिया जाता है। ओवैसी की पूर्वांचल में कहां कहां नजर है वो समझ लेते हैं, क्योंकि जहां मुसलमान वहां भाईजान। जौनपुर में 9 विधानसभा सीट है। जौनपुर सदर विधानसभा में करीब 30% मुसलमान है। गुरैनी में जहां ओवैसी का कार्यक्रम था वो शाहगंज विधानसभा में आता है, यहां 26% मुसलमान है। आजमगढ़ में 26%, मऊ में 35 से 40% है। वाराणसी में 8 विधानसभा सीट है, जिसमें करीब 20% मुस्लिम वोट है। प्रयागराज में 12 विधानसभा सीट है, 17% मुस्लिम वोट है। मिर्जापुर में 5 विधानसभा सीट है, 18% मुस्लिम वोट है। चंदौली में 4 विधानसभा सीट है, करीब 20% मुस्लिम वोट है। प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा सीट है, करीब 16% मुस्लिम वोट है। बाराबंकी में 6 विधानसभा सीट है, जहां 26% मुस्लिम वोटर है। गाजीपुर में 7 विधानसभा सीट है, जहां करीब 20% मुस्लिम वोट है। ओवैसी को उम्मीद है कि रैली में आए 10 जिलों की 72 विधानसभा सीट पर रैली का असर पड़ेगा। क्या पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ? क्या सरसों का तेल महंगा नहीं हुआ? क्या गैस का सिलेंडर महंगा नहीं हुआ? महंगाई नहीं बढ़ रही है, तो महंगाई नहीं बढ़ रही है, तो फिर तुम वोट किसका दोगे? तुम महंगाई को देख करके बीजेपी को वोट दोगे, पेट्रोल की डीजल की कीमत देखकर बीजेपी को वोट दोगे, उनका गैस का सिलेंडर जो 1400 रुपया हो चुका है, तुम बीजेपी को वोट दोगे। क्या तुम सरसों के तेल को अपने खाने में मिलाओगे या पानी को मिलाकर खाना बनाओगे? बताओ तुम किसको वोट दोगे? बंगाल में अकेले थे, रिजल्ट जान चुके हैं। यूपी में साथी तलाश रहे हैं। राजभर से उम्मीद जगी थी, लेकिन धोखा मिला। अब अकेले ही निकल पड़े हैं। मुसलमान वोट कहां से मिलेगा? हर दांव आजमा रहे हैं। मंच के पीछे पोस्टर में अतीक अहमद और मंच पर अतीक अहमद की पत्नी मौजूद है। यहां से भी मुस्लिम वोट की उम्मीद है। ओवैसी का टारगेट क्लियर है और एजेंडा भी। जिन्ना के तरफ जाना नहीं है, योगी पर अटैक करना है, अखिलेश को छोड़ना नहीं, मायावती पर कुछ बोलना नहीं। हमारे सामने योगी है, मोदी है, अखिलेश है, हमारे सामने आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, सब है, मगर तुम तक तुम्हारे विरोध अगर मेरी बात पहुंच गई तो ही काफी है। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, अल्लाह उन सबको देख रहा है, उनको काम करना है। मुझे मेरे साथ दोगे, तुम मेरी आवाज को समझोगे, क्या तुम मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह? क्या तुम जालियों से डरोगे? क्या तुम हुकूमत से डरोगे? क्या तुम अपने वोट का इस्तेमाल करोगे? क्या तुम मुत्तहिद होकर बीजेपी को हराओगे? क्या तुम मुत्तहिद होकर मजलिस को उम्मीदवारों को विधायक बनाओगे? अल्लाह ताला पे होगा जरूर। तो हमको देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देखो, अपने भाव को देखो, अपने घर को देखो, अपने बच्चों के स्कूल को देखो। ओवैसी जहां जाते हैं वहां मुसलमानों को पहले जगाते हैं, फिर डराते हैं। सीएए का जिन्न निकाला और फिर मुसलमानों को भड़काया। जब CAA NTR NRC आएगा तो हमारे को परेशानी होगी,
तुमको परेशानी नहीं होगी क्योंकि हम मुसलमान हैं। तुम्हारे लिए CAA इस्तेमाल हो जाएगा और हमारे लिए NPR NRC का इस्तेमाल होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर मरकजी हुकूमत NPR NRC के रूल्स बनाएगी, मजलिस एहतजाज करेगी, मजलिस प्रोटेस्ट करेगी। अगर CAA का कानून वापिस नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा ये जमहूरी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट एंड डिसेंट आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी मुखालिफत और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। और बीजेपी नहीं चाहती कि एहतजाज हो। मोदी पसंद नहीं करते कि कोई उनके खिलाफ बात कहे। मैं आज जौनपुर से उन तमाम किसानों को सलाम करता हूं, उनको सलाम करता हूं जिन्होंने एहतजाज किया, तब से मस्त नहीं हुए। CAA कैसे हटाना है, मोदी को कैसे झुकाना है, भाईजान ने किसान आंदोलन का जिक्र किया और दिमाग में फॉर्मूला इंजेक्ट कर दिया। भाईजान किसान कर रहे हैं, लेकिन किसानों के नेता राकेश टिकैत उन्हें क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। इसे भाई बांध कर रखो यहाँ पे, जो जाकर वहाँ दिक्कत करे, बीजेपी को जिताएगा, जहाँ जाएगा बीजेपी को जिताता है। भाई वो तो आप ढूंढो कौन है, हमने तो बताया, आप तलाश करो। वो तंग करता है वहाँ पे। AB और टीम है, बीजेपी को जिताने का काम करता है जहाँ जाता है। देखो एक बात सुन लो, देश को दो चीजों से खतरा है, एक नागपुर की नारंगी से खतरा है और दूसरा हैदराबाद की बिरयानी से खतरा है। टिकैत की जुबान वही बोल रही है जो अखिलेश की बोल रही है। राकेश टिकैत ने बोला तो भाईजान ने भी मुंह खोला। मैं जब हम मजलिस यहाँ पर आती है तो सब मिलकर कहते हैं कि मजलिस इनकी एजेंट है। कभी आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ओवैसी समाजवादी का एजेंट है। समाजवादी पार्टी बोलती कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस बोलती कि ओवैसी बुरा का बीपी है। मैं समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूं। यूपी की पॉलिटिक्स में कंपटीशन चल रहा है। चुनाव में 4 ही नेता घूम रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज जेवर में थे, प्रधानमंत्री के साथ जेवर एयरपोर्ट से डबल इंजन की ताकत को दिखा रहे थे। अखिलेश यादव लखनऊ से जनवादी जनक्रांति महारैली में ओबीसी को सेट कर रहे थे। प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए रणनीति बना रही थी और चौथे ओवैसी मुस्लिम इलाकों में घूम रहे थे। बता रहे हैं कि मैं भी गेम में हूं। नींद नहीं आती जब तक ओवैसी का नाम लिए, खत्म नहीं होता है जब तक ओवैसी का नाम है। और राहुल को ओवैसी का नाम सुनते केरल को भागते। तो ये हम पर इंसान सुनिए सुनने का टाइम अभी सुनने का वक्त है। आपने 2 दिन पहले सुना कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं उस शख्स से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब मत करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि CAA के नाम पर माहौल को खराब मत करो। मैं मुख्यमंत्री जौनपुर से कह रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश का माहौल है मैं वही माहौल बयान करने आया है। और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप जान लीजिए कि जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश की जनता आपको गोरखपुर में दिखा देगी आप मुख्यमंत्री। ओवैसी योगी कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ की भी लाइन क्लियर है। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए
आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश में करीब 19 से 20% मुस्लिम वोट है। ओवैसी अच्छी तरह जानते हैं कि अकेले मुस्लिम वोट से यूपी की चुनावी जंग नहीं जीती जा सकती, इसलिए इस बार ओवैसी शोषित वंचित समाज सम्मेलन कर रहे हैं। ये सम्मेलन ऐसे इलाकों में किए जा रहे हैं जहां मुस्लिम वोट के साथ साथ दलित और ओबीसी वोट भी है। लेकिन 2017 में ओवैसी ने यूपी में 38 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 37 की जमानत जब्त हो गई थी। अब बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के सम्मेलन क्या इस बार ओवैसी को यूपी में जीत दिला पाएंगे। 232 दिनों के बाद पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मुंबई आए। जबरन वसूली केस में परमबीर सिंह से मुंबई क्राइम ब्रांच ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। परमबीर सिंह ने कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मैंने आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया है, कोऑपरेट किया है इन्वेस्टिगेशन के साथ एंड इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है एंड जैसा कोर्ट का आदेश रहेगा, मुझे कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है एंड कोर्ट के आदेश के हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। चांदीवाल कमेटी ने बोला है कि कल तक आपको बोला कि आपको हाजिर होने के लिए पाकिस्तान करीब नीलाम। ये सच दुनिया को खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बता रहे हैं। इमरान खान और जनरल बाजवा यूं तो कश्मीर को पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन इस वक्त खुद पाकिस्तान नीलामी की कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपनी जनता का पेट भर सके। इमरान खान की वजह से एक पाकिस्तानी लाखों रुपए के विदेशी कर्ज के नीचे दबा हुआ है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। तो खुदा का नाम, पूरी दुनिया में मुंह काला हो गया इस मुल्क का, और आप सारे कह रहे हैं कि ये हजारों वोट देते हैं, करोड़ों वोट देते हैं, तो देते ही लेना भाई। पाकिस्तान का स्टेट बैंक पर जो कंट्रोल है वो कमजोर पड़ गया, तो इस वक्त जो तबाही आई है वो इससे भी ज्यादा आएगी। ये तो चलता ही रहेगा जब तक ये इमरान भाई हैं ना, हमारे भाई हैं, बड़े हैं, और ये तो चलता ही रहेगा। ठीक है, इसका कुछ नहीं कह सकते हम। अंधेर नगरी चौपट राजा, ना टके शेर भाजी बची, ना टके शेर कोई खा पाया। एक गलती, एक गलत फैसला, एक गलत चुनाव कैसे किसी मुल्क का बंटाधार कर सकता है, कैसे पूरा मुल्क फर्श से पाताल लोक में पहुंच सकता है। इसका सबसे शानदार उदाहरण सरहद पार पाकिस्तान है, जहां का वजीर आजम सरेआम मंच से खड़े होकर ऐलान करता है कि मुल्क बेहद गरीब हो चुका है और अब पाकिस्तान को सिर्फ भीख का सहारा है। पहले मैं सिर्फ पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करना चाहता हूं कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। और ये हमने जो एक जिस तरह घर भी किसी का हो, अगर घर के अंदर आपके खर्चे ज्यादा और आपकी आमदनी कम है, वो घर मुश्किलात में पड़ा ही रहेगा, उसमें कभी भी उस घर के अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं होगी, क्योंकि वो जो पैसा आपके पास सेव करके जो आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी फ्यूचर के लिए, वो आपके पास पैसा ही नहीं होगा कभी भी। और ये हमारा मुसलसल प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान में। लेकिन रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन इंशाल्लाह 6000 अरब तक इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है पहुंच जाएगी। तो 6000 अरब में से 3000 अरब तो चला जाना है उनके लिए हुए कर्जों की किस्तों के ऊपर, तो सारा मुल्क के लिए बच जाएगा 3000 अरब 22 करोड़ लोगों के लिए। तो वो हम उन लोगों को हमने उनकी सेहत का ध्यान रखना है, उनको हमने अस्पताल देने हैं, उनके लिए हमने स्कूल्स बनाने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसके लिए कितना पैसा बचा था। पाकिस्तानी आवाम ने इमरान खान को पीएम की गद्दी पर बैठाया, सोचा था इमरान खान पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तानी लोगों की ही तस्वीर बदल डाली। पाकिस्तान का पीएम कहता है पाकिस्तानी चोर होते हैं, चोर। क्योंकि मेरी उम्र तकरीबन पाकिस्तान जितनी है, तो मैंने बड़ा एनालाइज किया कि हाँ स्कैंडिनेविया में जाओ, वहां 50% टैक्स जीडीपी रेशो है, उससे भी ज्यादा है। वहां लोग टैक्स देते हैं
एक्चुअली स्कैंडिनेविया में तो बहुत ही ज़्यादा है। और फिर मैं दुनिया में भी फिरा हूँ, लोग टैक्स देते हैं, या हमारा कोई टैक्स कल्चर बना ही नहीं कभी भी। यानी टैक्स चोरी करना एक लोगों के लिए बुरी चीज़ लोग समझते नहीं थे। तो मैंने अपनी तरफ से एनालाइज किया कि इसकी क्या वजूहत होंगी। तो एक तो कॉलोनियल कल्चर मुल्क में, कि जब पराये की हुकूमत थी तो उससे टैक्स चोरी करना कोई स्वाब का ही काम लोग समझते थे कि हम क्यों टैक्स दें इसको, बाहर से कोई हुकूमत आके हमारा पैसा उठा के बाहर लेके जा रही है। तो एक थिंकिंग थी यहाँ। पाकिस्तानी पीएम की सोच कैसी है वो आपने देख ली। अब जरा इमरान के मंत्री कितने पढ़े लिखे, कितने ज्ञानी हैं, वो भी जानिए। क्योंकि जिस मुल्क का वजीर गार्लिक को अदरक बोलता है, उस देश को पापड़ ही बेलने पड़ेंगे। प्याज और गार्लिक, यानी जो गार्लिक है, गार्लिक को कहते हैं अदरक। Garlic is a spicy condiment. It is made up of many pods bound closely to each other. Garlic is adrak. Sorry, garlic is adrak. Garlic is so spicy. Yes, garlic is so spicy. अदरक जो है उसकी ये जो कीमतें हैं इनकी, वो भी कम हुई। गार्लिक को अदरक कहते हैं या लहसुन? विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कंफ्यूज हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गार्लिक को लहसुन कहते कहते अदरक कह गए। इमरान खान पाकिस्तानी जनता को चोर मानते हैं। इमरान के वजीर को अदरक लहसुन का फर्क नहीं पता। और पाकिस्तानी जनता कितनी संस्कारी है, लगे हाथों, वो भी देख लीजिए। मुसाफिरों ने पीआईए के हवाई जहाज को डस्टबिन समझ लिया। हवाई जहाज में कचरा फैल जाने पर डीप क्लीनिंग करानी पड़ी। सफाई में वक्त लगने के बायस परवाज की लंदन से वापसी में ताखीर भी हुई। पीआईए की चार्टर्ड परवाज PK 9785 इस्लामाबाद से लंदन गई और वापस आई। परवाज के लंदन पहुंचने और वापस आने पर दोनों बार जहाज में गंदगी थी। इसीलिए पाकिस्तान को अंधेर नगरी कहा जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।